डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी के फिज़िकल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के 3 मेथड्स के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस पार्ट्स में आगे हम इसके और भी मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले जो हम 3 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं वह हम एक बार रिकॉल कर लें, वापस हम अपनी मेमोरी में डाल लें। दैट इज़ सॉइल स्टरलाइजेशन बाय हीट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट और हॉट एयर ट्रीटमेंट। तो चौथा मेथड है वह कंट्रोल बाय एलिमिनेटिंग सर्टेन लाइट वेवलेंथ्स। ठीक है, कुछ जो लाइट वेवलेंथ्स है उसके द्वारा हम पैथोजेनिक जो है प्लांट पैथोजेंस उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेरिया, बोट्राइटिस और स्टेम फाइलम जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ प्लांट पैथोजेनिक फंजाई के, जिसके आपने नाम सुन रखे हैं, जो कि स्पोरुलेट करती है ओनली व्हेन दे रिसीव द लाइट इन अल्ट्रावायलेट रेंज बिलो 360 nm। यह जो फंजाई है यह तभी स्पोरुलेट कर सकती है, यह तभी स्पोर्स बना सकती है जब इनको अल्ट्रावायलेट रेंज की लाइट अवेलेबल हो, जो कि रेंज है उसकी 360 nm। It has been possible to control the disease of greenhouse vegetables caused by certain species of these fungi by covering or constructing the greenhouse with a special UV absorbing vinyl film that block transmission of light wavelengths below 390 nm। तो इस तरह की जो फंजाई है इससे कंट्रोल का सबसे मेथड है कि हम इनको इससे नीचे की वेवलेंथ की जो लाइट है वह उन पर नहीं गिरने दें, वो उनको अवेलेबल नहीं करवाएं ताकि वह स्पोरुलेट नहीं कर सके। तो ऐसे ही हम ग्रीन हाउसेज़ में हम ऐसे वेजिटेबल्स जब हम ग्रो करते हैं ग्रीन हाउसेज़ में, पॉली हाउसेज़ में जब हम करते हैं तो वहाँ हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि उसको हम एक विनाइल फिल्म के द्वारा कवर कर लें जो कि अल्ट्रावायलेट रेज़ को एब्जॉर्ब ही ना करे, और जब वो अल्ट्रावायलेट रेज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो प्लांट पार्ट्स पर नहीं पहुंचेगी, और वहाँ पर अगर ये फंजाई है तो वह फंजाई वहाँ पर स्पोरुलेट नहीं कर पाएगी। तो इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द डिजीज़, और ये हम ग्रीन हाउस लेवल पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जानते हैं ऑल्टरनेरिया बहुत सारी वेजिटेबल्स पर डिजीज़ कर देता है, टमेटो, पोटैटो एक्सेट्रा। तो इसको हम उसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको हम जो हमने ग्रीन हाउस बनाया है उसको हम विनाइल फिल्म से कवर कर देंगे, और ये जो विनाइल फिल्म होती है यह क्या करती है, यूवी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको 390 nm से बिलो जो वेवलेंथ होती है उसको ब्लॉक कर देती है, उनका ट्रांसमिशन, उनको एब्जॉर्ब करके उनका ट्रांसमिशन ब्लॉक कर देती है। और जब ये वेवलेंथ अवेलेबल नहीं होगी तो इन फंजाई के जो स्पोर्स हैं वह जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, और जो इनोकुलम है वह अपने आप ही कम हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा। The next one is drying stored grains and fruits। stored grains है और fruits को हम dry कर लें। तो all the grains, legumes, nuts carry within them a variety of pathogens that can cause decay of these in sufficient moisture। अधिकतर जो grains होते हैं, legumes होते हैं, nuts होते हैं, अनाज होते हैं, दालें होती है और nuts होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैरायटी का फंजाई एंड बैक्टीरिया रहता है, और अगर मॉइस्चर हो तो वह उसको डिके ग्रो कर लेता है और उसको डिके कर लेता है। तो ऐसा जो डिके है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सीड्स और नट्स जो है उनको हार्वेस्ट करें, उनको जब वो प्रॉपरली मेच्योर हो तभी हम उसको हार्वेस्ट करें, और उसके बाद उसको हम एयर ड्राइंग कर लें या फिर हीट ड्राइंग कर लें, जहाँ पर कि उसका मॉइस्चर कंटेंट को हम उसको रिड्यूस कर सकें स्टोर करने से पहले। तो ग्रेन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स और नट्स हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया और फंजाई उपस्थित रहती है। अगर उनको सफिशिएंट मॉइस्चर मिलता है तो वह उसमें से ग्रो कर लेती है। तो इस कंडीशन में जब हम उसको हार्वेस्ट करें तो कम्प्लीटली मेच्योरिटी पे हार्वेस्ट करें, और उसके बाद हम उसको धीरे धीरे पहले स्टोर करने से पहले हम उसको या तो एयर ड्राई कर लें या हीट ड्राई कर लें, उसके बाद ही हम उसको स्टोर करें। तो जो उसके अंदर का मॉइस्चर है वह ख़त्म हो जाएगा और लगभग 12% उसके अंदर रह जाएगा, जो कि सफिशिएंट नहीं होता है बैक्टीरिया और फंजाई के ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए। सिमिलरली they should be stored under the condition of ventilation which do not allow to build up the moisture levels
उसको हमको ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए जहाँ पर कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ताकि उसका जो मॉइस्चर लेवल है वह बिलो 12% ही बना रहे, उससे ज़्यादा उसका लेवल नहीं इंक्रीज़ हो। और जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जैसे पीचेस, स्ट्रॉबेरीज, इनको लेटर इन अ डे हम उनको हार्वेस्ट करना चाहिए। मतलब उसको जो आवर्स हैं, मॉर्निंग आवर्स में नहीं करना चाहिए, डे आवर्स में नहीं करना चाहिए। और जब ड्यू जा चुकी हो दोपहरी में उनको हार्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स, जो ओस की बूंदें हो वह उनके ऊपर ना रहे। ओस की बूंदें क्या है कि प्रॉपर मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगी, ताकि ये इनकी फ्रूट्स के ऊपर मॉइस्चर ना हो और इनको स्टोरेज करने में और इनको ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत ना आए, और इनको कोई भी सॉफ्ट रोट जो फंजाई है वह इनके ऊपर एक्ट ना कर सके। तो फ्रूट्स, ग्रेन्स, नट्स एंड लेग्यूम्स, इनको स्टोर करने के पहले आप एयर ड्राई कर लें या हीट ड्राई कर लें, ताकि इसके ऊपर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका लेवल बिलो 12% रह जाए और उसके अंदर जो फंजाई या बैक्टीरिया है वह जर्मिनेट ना कर सके, उसको डीके ना कर सके। इसी तरह जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग भी लेट आवर्स में करनी चाहिए, व्हेन सन इज़ फुल, जब पूरा सन रहता है दोपहरी में करनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो ड्यू ड्रॉप्स हो वो भी ना रहे और जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मॉइस्चर की वह ख़त्म हो जाए। तो दिस इज़ ड्राइंग स्टोर्ड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। एंड यू सी, ड्राइंग स्टोर्ड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारी इंडियन कल्चर में। जब कोई भी प्रोडक्ट हम अपने घर पे लाते हैं, चाहे दालें हो, अनाज हो, हम उनको धूप लगाते हैं, दैट इज़ सन ड्राइंग। हम उसको स्टोर करने से पहले पर हम उसको ड्राई करते हैं, जिससे कि, और कई तरह के फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स, प्लम्स, डेट्स, फिग्स, इसको भी हम ड्राई में। So this kind of drying practice is very useful to eradicate the inoculum. The next one is disease control by refrigeration. Refrigeration means कोल्ड कंट्रोल, हम इसको कह सकते हैं कि ठंडे से हम उसको कैसे डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम अपने घर में लाते हैं उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, ताकि उस टेम्परेचर पर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, पैथोजेनिक फंजाई अगर है तो वो उस पर एक्ट नहीं कर सके और हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रिज के अंदर सुरक्षित रहें। तो दैट इज़ डिजीज़ कंट्रोल्ड बाय रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन इज़ पॉसिबल. It is the most widely used and the most effective control method after controlling the post harvest disease of fleshy plant products. जितने भी फ्लैशी प्लांट प्रोडक्ट्स है उसके अंदर अगर पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ ना आए, इसके लिए जो रेफ्रिजरेशन है ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। जनरली हम इसको अपने घर में रोज़ यूज़ करते हैं। जनरली तो क्या है कि जो लो टेम्परेचर्स और उससे थोड़ा सा जो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर जो टेम्परेचर है, यह किसी भी बैक्टीरिया या पैथोजन को किल नहीं करता है जो कि प्लांट टिश्यू के अंदर है, पर यह क्या करता है कि उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। मतलब फ्रिज में रखने का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो पैथोजन है उसको वह किल हो जाएगा। वह क्या कर लेता है कि उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करता है कि वह जर्मिनेट हो सके और या फिर उसको रॉट कर सके, उसको सड़ा सके। तो दस दे retard the growth and activities of all the pathogens and thereby reduce the spread of infections and initiation of new one. तो रेफ्रिजरेशन के द्वारा हम इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर के बैक्टीरिया या पैथोजन को हम किल नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के चांसेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। उस कंडीशन पे, उस टेम्परेचर पे वह जर्मिनेट नहीं होते हैं पैथोजन्स, और इसके द्वारा हम उसके अंदर जो उपस्थित है पैथोजन उसको हम जर्मिनेट होने से रोक सकते हैं, हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और नए इन्फेक्शन को होने से भी हम रोक सकते हैं। जनरली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये हम रेफ्रिजरेट करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, और उसी तरह के व्हीकल्स में इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। डीप रेफ्रिजरेशन के जो वैसे ही जो व्हीकल्स बनते हैं जिसके द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें भी डीप फ्रीज़र बनाए जाते हैं जिसके अंदर इनको रखा जा सके। तो जो रेगुलर रेफ्रिजरेशन है स्पेशली ऑफ सकुलेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इट इज़ प्रोसीडेड बाय हाइड्रो कूलिंग और एयर कूलिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स
aimed at removing the excess heat carried in them from the fields as quickly as possible to prevent the development of any new or latent infection। कहने इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो हम जो कूलिंग करते हैं वह किसके द्वारा करते हैं, हाइड्रो कूलिंग करते हैं या फिर एयर कूलिंग करते हैं। दो ही तरह की कूलिंग है, या तो एयर कूलिंग कर लेते हैं या फिर हाइड्रो कूलिंग कर लेते हैं, ताकि जो फील्ड्स जब हम इसको प्लग करते हैं फील्ड से, जब हम इसको कलेक्ट करते हैं खेतों से, तो उसके अंदर जो एक्सेसिव हीट है वह हीट कम हो जाए, और जब हीट कम हो जाएगी तो उसके अंदर जो उपस्थित बैक्टीरिया और पैथोजन है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा और उसको आगे फर्दर जो इन्फेक्शन है वह स्प्रेड नहीं होगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज कंट्रोल थ्रू रेफ्रिजरेशन एंड इट्स वैल्यू टू ग्रोअर्स एंड कंज्यूमर्स इज इमेंस। मतलब हम जनरली देखते हैं कि आते ही हम अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फ्रिज में डालते हैं। अगर हम फ्रिज में नहीं रखेंगे और एक दिन भी अगर हमने बाहर छोड़ दिया तो उसके अंदर जो पैथोजेनिक फंजाई या बैक्टीरिया है वह ग्रो कर लेते हैं और उसको डैमेज कर लेते हैं, उसको रॉट कर लेते हैं। और अगर वो रॉटन चीज़ अगर हम वापस उसी तरह के वेजिटेबल्स के साथ रख देते हैं तो वो दूसरी सब्जियों को भी ख़राब कर देते हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह बहुत कॉमनली यूज़ प्रैक्टिस है जो हम अपने घरों में कमर्शियल लेवल पर और ग्रोअर्स और कंज्यूमर दोनों लेवल पर हम इसको यूज़ करते हैं। द लास्ट वन, इसमें जो है फिज़िकल जो मेथड्स हैं उसके अंदर लास्ट वन है डिजीज़ कंट्रोल्ड बाय रेडिएशन। तो वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट राइज, एक्स रे, गामा रे एज वेल एज particulate radiation जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स हैव बीन स्टडीड फॉर द एबिलिटी टू कंट्रोल पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय किलिंग पैथोजेंस प्रेजेंट ऑन देम। कई तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, अल्फ़ा बीटा जो एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, गामा रेज हैं, इसके अलावा जो पार्टिकुलेट रेडिएशन है जो पार्टिकल्स के रूप में मूव करती है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, इनको हम यूज़ कर सकते हैं कब, पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू किल द बैक्टीरिया या पैथोजन जो उसके ऊपर उपस्थित हैं प्लांट पार्ट पर, प्लांट ऑर्गन पर, स्टोरेज में जो हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख रखे हैं उसके ऊपर अगर कोई पैथोजन है उसको ये किल करने में सक्षम होती है। ये वेवलेंस, ये रेडिएशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्लस पार्टिकुलेट रेडिएशन जो पार्टिकल्स के रूप में होती है। सम सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज यूजिंग गामा रेज टू कंट्रोल पोस्ट हार्वेस्ट इन्फेक्शन ऑफ पीच, स्ट्रॉबेरी, टमेटो बाय सम ऑफ देयर फंगल पैथोजेंस। तो कुछ तरह जो अगर हम गामा रेज का ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके द्वारा कई जगह सक्सेस प्राप्त हुई है टमेटोज़ को, पीचेस को, स्ट्रॉबेरीज़ को प्रोटेक्ट करने में है। With many of these diseases, the dose of radiation required to kill the pathogen may also injure the plant tissue on which pathogen exists। परंतु इन रेडिएशंस का एक ड्रॉबैक है कि जब हम उस पैथोजन को किल करने के लिए रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा फ्रूट है, हमारा जो स्टोरेज ऑर्गन है प्लांट का जो हमको कमर्शियली यूज़ करना है उसको भी डैमेज हो जाता है। इसीलिए यह थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है इस प्रोसेस का। ऑल्सो दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फूड स्टफ इज़ नॉट सेफ। जनरली जो रेडिएशंस इसके अंदर जाती है दैट इज़ नॉट सेफ। अगर हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो वह हमारे लिए हार्मफुल रहती है। तो इसीलिए जनरली हमने इट कुड बी अ मेथड। सो फार अभी तक कोई भी डिजीज़ कमर्शियली रेडिएशन के द्वारा कंट्रोल नहीं की गई है, परंतु ठीक है, इट कुड बी अ मेथड इन फ्यूचर ऑल्सो। तो हम इस तरह से रेडिएशंस के द्वारा हमको पता है कि पैथोजेंस तो किल हो जाएंगे, पर इसके साथ साथ जो हमारा कमर्शियली यूटिलाइज प्रोडक्ट है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, वह भी डैमेज हो जाता है और इसलिए यह मेथड अभी कमर्शियली यूज़ नहीं हो रहा है।